हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेड एजुकेशन में। साथियों, आज है 30 अक्टूबर और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 30 अक्टूबर 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। और साथ ही साथ 29 अक्टूबर को भी आज हम कवर करेंगे, क्योंकि कल वीडियो नहीं बन पाई थी, कल तबीयत खराब थी। तो 29 और 30 दोनों ही दिन का करंट अफेयर आज हम लोग कवर करने वाले हैं। चलिए वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक दिन पहले का यानी 28 अक्टूबर का रिवीजन करेंगे, फिर आज बात करेंगे। क्वेश्चंस की संख्या ज़्यादा है क्योंकि दोनों दिन का करंट अफेयर है, तो एंड तक देखना, वीडियो लंबी जा सकती है। तो अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस ये मनाया गया 28 अक्टूबर को। थीम थी ए ग्लोबल कॉल फॉर पीस थ्रू एनिमेशन। इसके अलावा रूस ने दुनिया की पहली न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल बुरेवेस्तनिक का सफल परीक्षण किया है। ऋषिकेश में भारत का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु बनाया जा रहा है। और बर्जिस देसाई, इनकी पुस्तक आई है मोदीज मिशन। स्पेन के ओशन स्काई 2025 सैन्याभ्यास में भारत शामिल हुआ है। चौथी साउथ एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 के मेडल टेबल में भारत टॉप पर रहा है 20 गोल्ड मेडल के साथ। इसके अलावा नासा द्वारा खोजे गए पृथ्वी के दूसरे अस्थायी चंद्रमा का नाम है 2025 PN7। 28 से 31 अक्टूबर के मध्य अभी भारत में पहली बार एशिया पैसिफिक एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ग्रुप की बैठक और कार्यशाला की मेजबानी हुई। भारतीय ग्रैंड मास्टर गुकेश डोमराजू यानी डी गुकेश और दिव्या देशमुख ने यूरोपियन चेस क्लब 2025 में 2 गोल्ड जीता है। और सिरकित केती याकारा ये थाईलैंड की पूर्व महारानी थी और इनका निधन हो गया। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे 28 अक्टूबर से। अब आपने इसका रिवीजन कर लिया है। अब 29 और 30 आज की वीडियो में देखिए। पीडीएफ फाइल एमजेटी ऐप पर दे दी गई है और टेलीग्राम पर भी दे दी गई है। एमजेटी ऐप पर इसका क्विज भी अवेलेबल है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व स्ट्रोक दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड स्ट्रोक डे। वर्ल्ड स्ट्रोक डे प्रत्येक वर्ष 29 अक्टूबर को मनाते हैं। 29 अक्टूबर को स्ट्रोक के प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए। स्ट्रोक क्या है? जो अचानक आघात लगता है। स्ट्रोक कई प्रकार से होते हैं। हार्ट का अटैक भी एक स्ट्रोक है, ब्रेन स्ट्रोक भी है ना। तो ये ब्रेन स्ट्रोक के कारण जो डेथ होती हैं उनके प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए। किसी को अचानक कोई झटका लगता है, कोई हाथ लगता है, कोई ऐसा मानसिक आघात, अचानक से कि कोई बात ऐसी पता चले जो वो सहन ना कर पाए, कंट्रोल ना कर पाए, तो इतना जैसे कमज़ोर माइंड वाला या दिमाग वाला हो, तो ऐसी स्थिति में ब्रेन स्ट्रोक के चांसेस रहते हैं। ब्रेन स्ट्रोक मृत्यु का दूसरा सबसे बड़ा कारण होता है दुनिया भर में, ठीक है। और विकलांगता का तीसरा सबसे बड़ा कारण है। कई बार डेथ ना होकर के आदमी पैरालाइज हो जाता है, ठीक है, स्ट्रोक की वजह से भी। तो ये भी ध्यान रखना। 18 लाख लोग स्ट्रोक से पीड़ित होते हैं लगभग हर साल। एवरी मिनट काउंट इसकी थीम रखी गई है। 2004 से इस दिवस को मनाए जाने की शुरुआत हुई है। ये प्रमुख दिवस हैं। हम लोगों ने रिवीजन किया था अभी लास्ट बार, तो हम लोग आज आगे बढ़ेंगे। जो लोग नए हैं वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन। कौन सा देश आधिकारिक रूप से दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन यानी कि आसियान का 11वां सदस्य बना है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आसियान का 11वां सदस्य देश, देखो शामिल किए जाने की बात बहुत बार से चल रही थी, लेकिन इस बार ऑफिशियली शामिल कर लिया गया है। वो देश है तिमोर लेस्ते, ईस्ट तिमोर। ईस्ट तिमोर या तिमोर लेस्ते, ये इसका 11वां सदस्य होगा आसियान का। आसियान मतलब एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। अब तक 10 सदस्य देश थे, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। तो अभी देखिए, जब 47वां आसियान समिट हुआ ना कुआलालंपुर मलेशिया में, जिसकी बात चल रही थी, खूब कंट्रोवर्सी भी हुई थी कि पीएम मोदी जाएंगे कि नहीं जाएंगे। लास्ट समय पर आकर के पीएम मोदी ने मना कर दिया। एस जयशंकर साहब गए, पीएम मोदी वर्चुअल रूप से शामिल हुए। तो इस ही समिट में क्या हुआ था, देखिए इस इमेज में तो सभी सदस्य देश हैं आसियान के। तो उसमें समिट में क्या हुआ कि फैसला लिया गया, एक और नया देश अब शामिल कर लिया जाएगा, जो कि होगा तिमोर लेस्ते या पूर्वी तिमोर, ठीक है। तो आसियान समिट 26 अक्टूबर को मलेशिया के कुआलालंपुर में हुआ, 47वां। और आसियान भारत समिट 22वां था, ठीक है। इसकी थीम थी इस बार समावेशिता और स्थिरता। 1999 में कंबोडिया के शामिल होने के बाद आसियान का पहला विस्तार है। लास्ट बार 1999 में कंबोडिया को शामिल किया गया था। अब कुल 11 सदस्य आपके सामने हैं। मैं आपको अभी इमेज में, मैप में भी दिखाऊंगा। ब्रुनोई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम और तिमोर लेस्ते,
ठीक है। इमेज में मैप में अगर आप देखना चाहोगे तो देखिए, दक्षिण पूर्व एशिया भारत के बाद से ही शुरू हो जाता है नीचे से, इधर म्यांमार, फिर थाईलैंड, फिर लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, फिलीपींस, ठीक है, मलेशिया, इंडोनेशिया और यहीं पर। तो ये सब टोटल 11 कंट्रीज़ के मैप भी हैं, आप देख सकते हो सब। आगे बढ़ें, अब अगला देखते हैं। इसी में फिर से मैं बता रहा हूँ, 22वां भारत आसियान सम्मेलन हुआ और आसियान का ये 47वां सम्मेलन था, केवल आसियान का। कैथरीन कॉलोनी, ये किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया इन्हें? तो कैथरीन कॉलोनी जो हैं ये बनी है आयरलैंड की प्रेसिडेंट, आयरलैंड की प्रेसिडेंट बनी है, देखिए यहाँ पर। और लेफ्ट विंग एंटी एस्टेब्लिशमेंट फिगर हु इज आउट स्पोकन ऑन गाजा, गाजा पर बहुत ज़्यादा ये मुखर रही हैं। खैर 63% प्रथम वारिता के वोटों के साथ जीत हासिल की हैं। यहाँ पर भी एकल संक्रमणीय मत प्रणाली टाइप का चलता है। माइकल टी हिगिंस का स्थान लेंगी जो इससे पहले राष्ट्रपति थे। ये बनेंगी आयरलैंड की 10वीं राष्ट्रपति, ठीक है, कैथरीन कॉलोनी। आयरलैंड की राजधानी डबलिन होती है, मुद्रा यूरो है। आयरलैंड में आपको दिखा दे रहा हूँ मैप में कहाँ पर है। आप अगर ब्रिटिश आइसल्स को जानते होंगे, जिसके बारे में मैं बहुत बार आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ब्रिटिश आइसल्स जो है ना, ब्रिटिश आइसल्स में ना ये कंट्रीज आती हैं, सारी कंट्रीज। कौन कौन सी हैं भाई कंट्रीज? इसमें स्कॉटलैंड, वेल्स, इंग्लैंड, आयरलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड, ये सब आते हैं, ठीक है। अब कहने के तो ये अलग अलग कंट्रीज हैं, लेकिन एक प्रकार से एक भी है। ब्रिटिश आइसल्स में अगर देखा जाए तो मुख्यतः दो ही देश हैं, एक यूके और एक आयरलैंड, ठीक है। लेकिन यूके भी कई पार्ट्स में बटा हुआ है, ठीक है। जैसे ये इंग्लैंड, कहने को तो अब इंग्लैंड अलग देश है, इंग्लैंड का अलग होता है, वेल्स का अलग, सब कुछ डिप्टी प्रधानमंत्री, इसका डिप्टी प्रधानमंत्री, और स्कॉटलैंड का अलग होता है। लेकिन जब ये तीनों को एक साथ जोड़ा जाता है तो इन तीन का प्रधानमंत्री एक माना जाता है, और इन तीन देशों को एक साथ मिलाकर के ब्रिटेन कहते हैं। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होते हैं सब जगह पे, लेकिन एक साथ प्राइम मिनिस्टर होते हैं। अब इसी में नॉर्दर्न आयरलैंड का भी कब्जा है यूके, ब्रिटेन के अंतर्गत। जब इसको भी शामिल कर लिया जाता है तब इस चीज़ को यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं, ठीक है। केवल इतने की को अगर लेंगे इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड को तो ब्रिटेन, इसको भी ले लेंगे इसके नॉर्दर्न आयरलैंड वाले हिस्से को, तब इसे कहेंगे यूके यानी यूनाइटेड किंगडम। अब ये आयरलैंड जो इसके बाद बचता है ये अलग कंट्री है। इसी आयरलैंड की अभी मैं बात कर रहा हूँ जिसकी प्रेसिडेंट नियुक्त की गई है। बाकी इसके तो की स्टारमर प्रधानमंत्री हैं, ठीक है ना। यहाँ पर प्रधानमंत्री होते हैं, यहाँ पर प्रेसिडेंट नहीं होते हैं, महाराज होते हैं, महारानी होती हैं, ठीक है। जैसे अभी चार्ल्स द्वितीय जो हैं वो राजा हैं यहाँ के, ठीक है ना। तो फिलहाल कैथरीन कॉलोनी जो है ये राष्ट्रपति हैं, आयरलैंड क्योंकि अलग है। अगला, हाल ही में किस देश की CR-450 हाई स्पीड ट्रेन ने 453 किलोमीटर पर आवर की स्पीड प्राप्त करके दुनिया का सबसे तेज ट्रेन चलने का रिकॉर्ड बनाया? तो ये बना दिया है चीन की CR-450 हाई स्पीड ट्रेन ने। आपको अगर याद हो तो कुछ ही महीने पहले मैंने आपको बताया था, जब इसी लॉन्चिंग की गई थी, उस टाइम मैंने आपको बताया था कि स्पीड इसकी 400 से 450 किलोमीटर पर आवर जा सकती है ना। और इसने अभी स्पीड अपनी हासिल की है 453 किलोमीटर पर आवर, और इस स्पीड के साथ इसने चाइना की जापान की मैगलेव ट्रेन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जापान की मैगलेव ट्रेन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, ठीक है ना। अब तक सबसे हाईएस्ट ट्रेन चलने का रिकॉर्ड जापान के नाम हुआ करता था, चाइना ने तोड़ दिया है इसका रिकॉर्ड। तो ये क्वेश्चन है, आप देख सकते हो आर्टिकल इसके रिलेटेड। तो ये चीन की नवीनतम पीढ़ी की बुलेट ट्रेन है, फोक्सिंग फैमिली का ये हिस्सा होती है। संघाई से चेंगदू हाई स्पीड रेल लाइन पर ये चलती है। 2026 तक इसका कॉमर्शियल सर्विस में लॉन्चिंग कर दिया जाएगा, आम पब्लिक के लिए भी ये चालू कर दी जाएगी। तो अभी इसने 453 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ग्रहण की है या कहें प्राप्त की है। अगला, पीएम मोदी ने किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया? तो पीएम मोदी ने वर्ष 2026 को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष यानी कि आसियान इंडिया ईयर ऑफ मैरीटाइम कोऑपरेशन ये घोषित किया है। जैसा कि मैंने आपको बताया, पीएम मोदी वर्चुअल रूप से शामिल हुए थे, यानी ये फिजिकल रूप से गए नहीं थे कुआलालंपुर, ठीक है। तो इन्होंने 2026 को आसियान भारत समिट को
ईयर ऑफ मैरीटाइम घोषित किया है, ये याद रखना। इन्होंने फोकस किया है नीली इकोनॉमी पर, ब्लू इकोनॉमी पर, मानवीय सहायता पर, व्यापार पर, समुद्री सुरक्षा पर। ठीक है, ब्लू इकोनॉमी आप जानते हो, जो समुद्री प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे मत्स्य पालन हो गया, ठीक है, इनसे रिलेटेड इसका उत्पादन, व्यापार, इसको ब्लू इकोनॉमी के तहत काउंट किया जाता है। तो 22वां संस्करण था आसियान भारत का, उसमें पीएम मोदी ने ये घोषणा की है, जो 26 अक्टूबर को हुआ है। क्लियर। अगला, हाल ही में किस देश ने JPYC नामक दुनिया का पहला येन पेग्ड स्टेबल कॉइन लॉन्च किया? तो JPYC नाम का येन पेग्ड स्टेबल कॉइन लॉन्च किया है किसने? जापान ने। भाई जापान की ही मुद्रा तो येन होती है, जापान की मुद्रा येन होती है, तो उसने दुनिया का पहला येन पेग्ड स्टेबल कॉइन लॉन्च किया है। ये भी एक प्रकार की वर्चुअल करेंसी टाइप की है। ठीक है, हालांकि अब जापान ने येन पेग्ड लॉन्च किया है, कोई और देश होगा वो कोई और चीज़ लॉन्च करेगा, जैसे भारत ने ई रूपी लॉन्च किया है। आपको याद होगा अगर, तो इस पर मैं आपको वीडियो भी दे चुका हूँ, ई रूपी क्या होता है। और अभी देखिए 2 हफ्ते पहले ही मैंने आपको वीडियो दी थी, 1 मिलियन व्यू क्रॉस कर गए हैं। और आप लोग डेली करंट अफेयर छिपाओगे नहीं, शेयर करोगे, तो क्या इस चैनल की ग्रोथ नहीं होगी? दूसरा तरीका ढूंढेंगे हम लोग ग्रोथ का, है ना। इसलिए कहते हैं छिपाया मत करो, शेयर किया करो। डेली करंट अफेयर बहुत लोग की शिकायतें आ रही थी, आप लोग शेयर वगैरह नहीं करते हो, अपने लाइब्रेरी वगैरह में बाकी लोग को नहीं बताते हो। शेयर किया करो, ठीक है, स्टेटस लगाया करो डेली करंट अफेयर के, मतलब इसको जिंदा रखो, डेली करंट अफेयर को, इसको शेयर किया करो। हाँ, थोड़ी सी गलतियाँ हमारी भी हैं कि वीडियोस लेट आती हैं कभी कभी, लेकिन कंटेंट में कभी कोई कमी नहीं रहती है ना। और 1 घंटा लेट आ जाए, अगर 1.5 घंटा लेट आ जाए, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा चिंतित ना हुआ करो। कितने टाइमली हो मुझे भी पता है ना। अपने दिल पे हाथ रख करके समझ लिया करो कि 1 घंटा लेट आ गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बाद में देख लेना, है ना। कुछ लोग बहुत टाइम के पक्के होते हैं, बताते हैं टाइम टेबल बिगड़ जाता है। ऐसे लोग जो हैं IPL में घंटों बर्बाद कर देते हैं। 27 अक्टूबर को लॉन्च किया गया था दुनिया का पहला येन पेग्ड स्टेबल कॉइन, और ये जापान का है। अब भारत का ई रूपी है, ठीक है, भारत भी अपना डिजिटल करेंसी ला रहा है ई रूपी टाइप का। तो ऐसे ही ये भी ला रहे हैं अपने ही मूल्य का एक नई करेंसी, इनकी एक वर्चुअल करेंसी होगी, कह सकते हो एक ब्लॉकचेन बेस्ड करेंसी होगी। इनका भी जितना येन जारी किया जाता है उतना ही ये भी जारी किया जाएगा। तो अब दुनिया डिजिटल करेंसी की तरफ जा रही है, यही फ्यूचर है। ठीक है, खैर मुद्रा यहाँ की जापान की येन होती है, टोक्यो राजधानी है। सनाए तकाइची अभी ये बनी थी पहली महिला प्रधानमंत्री, पहली महिला PM। ठीक है ना। अगला अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहां पर अंतर्राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव उद्भव उत्सव शुरू हुआ? तो उद्भव उत्सव अभी हाल ही में ग्वालियर मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है। ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल का नृत्य महोत्सव है, ग्वालियर में होता है। ग्वालियर पड़ता है मध्य प्रदेश में। तो उद्भव सांस्कृतिक एवं क्रीड़ा संस्थान द्वारा इसका आयोजन किया गया। 20वां संस्करण था, 26 से 29 अक्टूबर तक चला। उद्भव उत्सव याद रखना, ग्वालियर। वैसे मध्य प्रदेश में कुछ और भी उत्सव होते हैं, जैसे खजुराहो नृत्य महोत्सव, नवग्रह मेला, उज्जैन कुंभ मेला, मलावा उत्सव, तानसेन संगीत समारोह, ये सभी महोत्सव होते हैं मध्य प्रदेश में। क्लियर है। अगला, निम्न में से किस देश ने बंगाल की खाड़ी में विकसित हो रहे चक्रवात मोथा का नाम दिया है? चक्रवात मोन्था आया है, आपने देखा होगा पिछले दिनों में खूब चर्चाएं इसकी चल रही है। तो चक्रवात मोन्था का नाम दिया है थाईलैंड ने। अभी जब लास्ट बार आया था तूफान, मैंने आपको डिटेल्स एक्सप्लेन करके बताया था कि तूफानों के नाम कैसे रखे जाते हैं। उसी टाइम मैंने आपको बताया था जो अगला तूफान आएगा उसका क्या क्या नाम रहेगा, है ना। तो इसका एक पैटर्न होता है, पहले से ही लिस्ट तैयार की गई रहती है। अपने वाले ग्रुप में 13 देश हैं और इन 13 देशों ने 13 नामों की लिस्ट दी है। ये लिस्ट 169 जो हो गई है 13 × 13 का, तो 169 का नाम प्री डिसाइडेड है। उसी में धीरे धीरे नाम आगे लिए जाते हैं, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सभी कंट्रीज़ के नाम हैं। तो ऐसे में इस बार नंबर किसका था? थाईलैंड का। तो थाईलैंड का नंबर था, तो मतलब थाईलैंड ने नाम दिया है मोन्था का। मोन्था अभी उठा है, और ये कहाँ से उठा है? देखिए, बंगाल की खाड़ी से। बंगाल की खाड़ी से। मोन्था का मतलब होता है सुंदर या सुगंधित फूल। तो थाईलैंड ने नाम दिया है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना। उड़ीसा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और इनके कुछ हिस्सों में इसका असर देखने को मिला है। अगला, जस्टिस सूर्यकांत ये भारत के कौन सेवें नंबर के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए?
तो जस्टिस सूर्यकांत जी होंगे भारत के 53वें नए CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 53rd नंबर के। ये आएंगे BR गवई के स्थान पर। जस्टिस BR गवई जो हैं ये रिटायर हो रहे हैं। और अब देखो, जब भी जो प्रथा होती है उसके अनुसार क्या होता है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं वो अपने जाते समय अपने के बाद कौन होगा, उत्तराधिकारी कौन होगा, उसको रिकमेंड करके जाते हैं। देखो, नियुक्ति भले से राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन रिकमेंडेशन जो होती है वो जो पूर्व हो जाते हैं CJI उनके द्वारा की जाती है। जैसे अब जस्टिस BR गवई जा रहे हैं, तो ये जा रहे हैं तो ये अपना रिकमेंड करके जाएंगे कि किसे हमें नियुक्त करना है। ठीक है, तो इन्होंने रिकमेंड किया है किसको, जस्टिस सूर्यकांत को, जो कि अब होंगे 53वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इनका कार्यकाल कितना रहने वाला है? इनका कार्यकाल 24 नवंबर 2025 से 9 फरवरी 2027 तक होने वाला है। अब ध्यान से देखो, ये डेट आपको याद आ रही है, फरवरी 2027। अगर आपको याद हो तो आज से 3 साल पहले मैंने आपको बताया था कि जस्टिस BV नागरत्ना, ठीक है, जस्टिस BV नागरत्ना जो है ये बनेंगी पहली महिला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, पहली महिला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगी। उसी टाइम मैंने आपको बताया था कि ये बनेंगी फरवरी 2027 में। अब मोस्ट प्रोबेबली अगला नंबर उन्हीं का आ सकता है, क्योंकि अगर कोई होगा, ऐसा नहीं है कि यही नियुक्त की जाएंगी कंफर्म है, हो सकता है कोई और आ जाए, हो सकता है कुछ ही दिन के लिए कोई आए, हो सकता है 9 फरवरी से 28 फरवरी के बीच में बहुत सारे दिन है भाई, हो सकता है 10-5 दिन के लिए भी आ जाए। आते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये देखा जाता है सीनियरिटी के लेवल पर, तो 10 दिन के लिए भी नियुक्ति की जा सकती है जो सीनियर मोस्ट होगा। ठीक है, तो खैर BV नागरत्ना भी बन सकती हैं, इसीलिए ये भी ध्यान रखना, सस्पेंस है। अगर बन जाएंगी तो वो होंगी पहली महिला CJI, ठीक है, भारत के इतिहास में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसे मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च वैज्ञानिक सम्मान विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अभी राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कारों की घोषणा की गई है, उसमें ही एक सम्मान होता है विज्ञान रत्न पुरस्कार। उस विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है स्वर्गीय जयंत विष्णु नरलीकर को। जयंत विष्णु नरलीकर जी एक महान साइंटिस्ट थे, इनका निधन हो चुका है और इनको विज्ञान रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। अभी मई 2025 में इनका निधन हुआ था, मैंने आपको क्वेश्चन भी कराया हुआ है। ठीक है, तो इन्होंने फ्रेड हायल के साथ मिलकर हायल नरलीकर गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत विकसित किया था, जो कि बिग बैंग थ्योरी का ही एक विकल्प था, इसी का एक ऑप्शन था, हायल नरलीकर गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी सिद्धांत। खैर, कुछ और जो पुरस्कार दिए गए हैं राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कारों में, उनमें विज्ञान श्री दिया गया है 8 वैज्ञानिकों को, विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर दिया गया है 14 युवा वैज्ञानिकों को। पहले शांति स्वरूप भटनागर दिया जाता था केवल, फिर इसको बढ़ा करके बदल करके राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार कर दिया गया और कुछ और कैटेगरीज बना दी गई इसमें। ठीक है, विज्ञान टीम का पुरस्कार CSIR की ओरमा मिशन टीम को दिया गया है। नाम अगर देखना चाहोगे, ये तो कैटेगरीज रही, तो नाम आपके सामने ये है। तो राष्ट्रीय विज्ञान या कहें कि विज्ञान रत्न जो है ये मिला जयंत विष्णु नरलीकर को। विज्ञान श्री 8 को मिला है, किसे किसे मिला है, तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, यूसुफ मोहम्मद शेख, केथंगराज, प्रदीप थापली, अनिरुद्ध बालचंद पंडित, वेंकट मोहन महान, MJNN। विज्ञान युवा पुरस्कार से ऐसे सम्मानित किए गए हैं। विज्ञान टीम CSIR की एरोमा मिशन टीम को चुना गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना, ये लाइन और ये लाइन तो याद ही रखना है, ठीक है ना, विज्ञान टीम वाली। अगला, भारत के पहले स्वदेशी एंटी सबमरीन पोत का क्या नाम है, जिसे हाल ही में कोचीन शिपयार्ड द्वारा नौसेना को सौंपा गया है? तो भारत का पहला स्वदेशी एंटी सबमरीन पोत, इसका नाम है माहे। तो माहे को अब कोचीन शिपयार्ड द्वारा नौसेना को सौंप दिया गया है। अब ये नेवी में शामिल हो गया है, नेवी में शामिल हो गया। ये है वारशिप, ठीक है ना, और वारशिप है पूरी तरीके से स्वदेशी रूप में बनाया गया है। ऐसी 8 शिप बनाई जानी है, तो 8 में से ये पहला है, ठीक है ना, फर्स्ट ऑफ 8 वारशिप। तो 8 में से ये पहली वारशिप है माहे नाम की, ठीक है, 8 एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर, जिसे ASW SWC कहा जाएगा। तो आत्मनिर्भर भारत की पहल का हिस्सा है, 78 मीटर लंबा है, डीजल इंजन वाटर जेट संयोजन से बना हुआ है। माहे नाम दिया गया है पुडुचेरी के ऐतिहासिक बंदरगाह शहर के नाम पर, तो माहे नाम है। अब नेवी में शामिल हो गया है तो इसे अब INS माहे कहेंगे, इंडियन नेवल शिप माहे। ठीक है, अगला,
हाल ही में किसको वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन द्वारा शीर्ष कृषि खाद्य अग्रदूत घोषित किया गया है? तो वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन ने शीर्ष कृषि खाद्य अग्रदूत के रूप में नियुक्त किया है किसे? शेफ संजीव कपूर को। जाने माने शेफ इंडिया के, आप जानते हो, पद्मश्री से भी सम्मानित है, ये पद्मश्री से सम्मानित है संजीव कपूर। इनको अभी कृषि शीर्ष कृषि अग्रदूत के रूप में नॉमिनेट किया गया है। देखिए, टॉप एग्री फूड पायनियर, तो वर्ल्ड फूड प्राइज के द्वारा ये इनका सम्मान ही है, समझो। तो आयोवा में डेस माइनस में आयोजित एक समारोह में इनको सम्मानित किया गया है इनकी न्यूट्री पाठशाला जैसी पहल के लिए, जिसके तहत ये पोषण के प्रति अवेयरनेस फैलाते हैं। इनको बहुत सारे अवार्ड मिल चुके हैं। देखिए, 2017 में पद्मश्री इनको मिला था। अगला, हाल ही में किस कंपनी ने दुनिया का पहला 3D विंड डेटा सैटेलाइट नेटवर्क लॉन्च करने की घोषणा की है? 3D विंड डेटा सैटेलाइट नेटवर्क, तो ये लॉन्च किया है अभी स्टेरलेस टेक्नोलॉजी ने। स्टेरलेस टेक्नोलॉजी हांगकांग का ये एक स्टार्टअप है, स्टेरलेस टेक्नोलॉजी, और इसने दुनिया का पहला 3D विंड डेटा सैटेलाइट नेटवर्क लॉन्च करने की घोषणा की है। अब इसको नाम दिया है इसने फिलियन कॉन्स्टेलेशन। फिलियन कॉन्स्टेलेशन, फिलियन जो है एक्चुअली में जो चीन के प्राचीन पवन देवता थे फिलियन, उनके नाम पर रखा गया है। तो ये 3D पैटर्न में विंड डेटा को क्या करते हैं, उसे स्टडी करेगा, ठीक है, उसको स्टडी करेगा और उसके लिए सैटेलाइट नेटवर्क ये तैयार किया हुआ है। तो इसका उद्देश्य है कि पवन ऊर्जा, विमानन, बीमा, मौसम पूर्वानुमान, इन जैसे उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण अपना योगदान देना। देखो, पवन ऊर्जा में कैसे कि इससे ये पता लग पाएगा कि कहाँ पर हवाएं तेज आ रही हैं, कहाँ पर किस प्रकार का पैटर्न है। उस जगह पर अगर पवन ऊर्जा के स्रोत, पवन चक्कियाँ वगैरह लगाई जाएंगी तो अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। इसके अलावा कि विमानन, हवाओं का किस तरफ तूफान का बहाव तेज है, किस तरफ विमान उड़ने चाहिए कि नहीं उड़ने चाहिए, यहाँ पर मौसम ठीक है कि नहीं है, इससे भी इसका फ़ायदा होगा। इसके अलावा मौसम पूर्वानुमान, मौसम भी भाई मौसम किस प्रकार से रहने वाला है, इसका सबका पूर्वानुमान हो जाएगा इस सैटेलाइट डेटा की मदद से। तो वहाँ पर भी कृषि के लिए और बाकी आपदाओं के लिए राहत मिलेगी, है ना। तो ये सब जो है चीज़ों का ये ऑब्जर्वेशन करेगा, दुनिया का पहला है, हांगकांग ने किया है। मैक्सिको ग्रैंड प्रिक्स F1 चैंपियनशिप किसने जीती है? तो मैक्सिको ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 का रेस जो है इसको जीतिया है लैंडो नॉरिस ने। लैंडो नॉरिस आप जानते हो मैकलैरन कंपनी से हैं, मतलब मैकलैरन कंपनी की ड्राइविंग करते हैं गाड़ी का, ठीक है। तो मैकलैरन के ड्राइवर हैं लैंडो नॉरिस, और इन्होंने इस बार जीत लिया है। ऑस्कर पियास्त्री को उन्होंने हराया, सेकंड पर ये रहे इस रेस में। तो मैक्सिको ग्रैंड प्रिक्स F1 रेस जीता लैंडो नॉरिस ने। क्लियर। हाल ही में 8वें वेतन आयोग के कैबिनेट को मंजूरी मिली, इसे कब से लागू किया जाएगा? तो 8वां वेतन आयोग, इसको कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है, 1 जनवरी 2026 से इसे लागू माना जाएगा। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। देखो, मैंने आपको कल ही इसके बारे में वीडियो दे दी थी और अब तक जो है लगभग लाख लोगों ने इसको दे भी लिया है। तो इस वीडियो को आप भी जा करके देखिएगा। मैं आपको इसमें डिटेल में बताया हुआ हूँ कि 8वां वेतन आयोग है क्या, कितनी सैलरी बढ़ जाएगी, और सैलरी के लिए जो इतना अफवाहें फैल रही है ना कि इकट्ठे 1.5 लाख हो जाएगी, 2 लाख हो जाएगी, इसमें भी ट्विस्ट है। इसको भी मैंने आपको डिटेल से समझाया है कि कैसे सैलरी बढ़ती है। आप अगर गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कितनी मिलने वाली है सैलरी। अभी कल ही मैंने वीडियो अपलोड की है, चैनल पर जा करके देखिएगा। इसी में मैंने आपको बताया है कि ये 1 जनवरी 2026 से तो लागू माना जाएगा, लेकिन चूंकि अभी आयोग का गठन हुआ है, ये आयोग अपनी रिपोर्ट सौंपेगा तब इसको माना जाएगा। मतलब ये रिपोर्ट अभी 18 महीने में सौंपेगा, तो लागू तो माना जाएगा 1 जनवरी 2026, लेकिन मिलना नहीं शुरू होगा 1 जनवरी 2026 से, मिलेगा 2028 के बाद से। लेकिन ये 1 जनवरी 2026 से लेकर के 2028 के बीच में जो भी आपका एरियर बनेगा, मतलब जो मिलना लागू मान लिया गया है और मिला नहीं है, तो उसको इंटरेस्ट के साथ आपको एक साथ दिया जाएगा 2028 में, ठीक है। ये बात है, इसको लेकर के बहुत लोग कंफ्यूज हैं, इसको ध्यान रखना। खैर, ये जो आयोग का गठन हो गया है अभी, इस आयोग की अध्यक्ष नियुक्त की गई हैं पूर्व न्यायाधीश रही रंजना प्रकाश देसाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा आपसे। इसके साथ 2 सदस्य नियुक्त किए गए हैं, जिसमें जो अंशकालिक सदस्य हैं प्रोफेसर पुलक घोष हैं, दूसरा IAS पंकज जैन को सदस्य सचिव नियुक्त किया गया है। 2 सदस्य 1 अध्यक्ष, ठीक है। ये लाइन याद रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना।
इसके अलावा ये रिपोर्ट 18 महीने में अपना तैयार करके सौंपेंगे कि कितना फिटमेंट फैक्टर रखना चाहिए। अब फिटमेंट फैक्टर वगैरह क्या होता है इसको मैं आपको डिटेल में समझा चुका हूँ इस वीडियो में, लास्ट वाले में उसको आप देख लीजिएगा। ओवरऑल 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 69 लाख केंद्रीय पेंशनर को इसका फायदा होगा। फिर उसके बाद राज्य सरकारों के अधिकारियों को फायदा होगा। किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित प्रसिद्ध सर्जन मथंगी रामकृष्णन का निधन हो गया? तो मथंगी रामकृष्णन जी ये 2002 में पद्मश्री से सम्मानित थे और प्रसिद्ध सर्जन थे, डॉक्टर थे। इनका निधन हो गया है, ठीक है ना, के मथंगी। तो इनका निधन हो गया है 27 अक्टूबर को 91 वर्ष की आयु में, चेन्नई में। 2002 में इनको पद्मश्री, इसके अलावा डॉक्टर BC राय नेशनल अवार्ड, अवॉयर अवार्ड और सुश्रुत गोल्ड मेडल जो कि डॉक्टर्स को दिया जाता है, सर्जन्स को दिया जाता है, ये सब अवार्ड इनको मिल चुके थे। तो इनका अभी निधन हो गया है। क्लियर है? कुछ और निधन जो पिछले दिनों में हुए हैं इनका आप रिवीजन कर सकते हो इस लिस्ट के माध्यम से। तो ये थे आज और कल के दिन के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। 16 क्वेश्चन हम लोगों ने लिए हैं। एक दो क्वेश्चन जो और बचेंगे वो कल की वीडियो में आपका कवर करा दिया जाएगा। इसकी डिटेल PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पर रात को 9 बजे आपको PDF भेज दी जाएगी। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि साखारोव पुरस्कार पहली बार 1988 में किसे दिया गया था? तो नेल्सन मंडेला और अनातोली मार्चेंको को दिया गया था। भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि ITBP की स्थापना कब की गई थी? 1962 में की गई थी। ठीक है, आज आपको क्या बताना है, नाटो में कितने सदस्य देश हैं। ठीक है, इसके अलावा उत्तराखंड के ऋषिकेश में बन रहे भारत के पहले ग्लास सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु का के टावरों को किस मंदिर के गर्भगृह की शैली में डिजाइन किया गया है? कल की वीडियो में, मतलब लास्ट वाली जो वीडियो थी डेली करंट अफेयर, उसमें मैंने डिटेल में बताया था। तो अगर आपको दिख रहा हो, अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो तो आप जरूर आंसर कर पाएंगे, तो आप देख लीजिएगा एक बार PDF, तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगली वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।